हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पढ़ा रही थी, तो जिसमें हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था, स्वतंत्र सहमति चल रहा था, फ्री कंसेंट चल रहा था। तो फ्री कंसेंट होता क्या है, सहमति होती क्या है, साथ ही वो कंडीशन जिसमें सहमति स्वतंत्र मानी नहीं जाएगी कि सहमति जो ली गई है इन कंडीशन से अगर ली गई तो स्वतंत्र नहीं है। तो जिसमें कि दो कंडीशंस जो थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी कि उत्पीड़न से सहमति किस तरह से ली जाएगी तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी पढ़ी थी हमने अनुचित प्रभाव क्या होता है, और उसकी सहमति अगर ली गई है अनुचित प्रभाव से तो उसके प्रभाव क्या होते हैं। आज की वीडियो में उसी के आगे की जो 3 और कॉजेज दे रखे थे, कारण दे रखे थे, उन्हें पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे कि कपट क्या होगा, कपट या धोखा जिसे कहें या फिर फ्रॉड कहते हैं, तो वो क्या होता है और किस तरह से वो हमारी सहमति पर प्रभाव डालेगा। तो जो हमारा भारतीय अनुबंध अधिनियम है उसमें कहा गया है कि यदि कोई पक्षकार या उसका एजेंट दूसरे पक्षकार या उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से या अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्न कार्यों में से कोई कार्य करता है तो कहा जाएगा कि उसने कपट किया है। तो कुछ कार्य दे रखे हैं कि अगर उन कार्यों को करके किसी तरह की सहमति ली जाएगी तो वो स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। कौन से कार्य हो जाएंगे। किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना, यानी कि हमको पता था कि जो बात हम बता रहे हैं वो गलत है लेकिन फिर भी हमने उसको इस तरह से बताया कि सामने वाला व्यक्ति उस पर विश्वास कर ले। फिर आ जाएगा किसी ऐसी बात को छुपाना जिसका उससे निश्चित ज्ञान या विश्वास है, यानी ऐसी बात को छुपाई जा रही है जो हमको एग्जैक्टली पता थी लेकिन फिर भी हम उसे नहीं बताना चाह रहे। नेक्स्ट आएगा पूरा ना करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन, यानी कि कभी कभी क्या होता है हम लोग कुछ प्रोमिस कर देते हैं, पूरा नहीं करना चाह रहे लेकिन उस टाइम की सिचुएशन को संभालने के लिए या बातों को टालने के लिए हम लोग प्रॉमिस कर देते हैं लेकिन बाद में हम लोग उसे फुलफिल नहीं करते, पूरा नहीं करते। वही चीज़ है कि हमने अभी तो एक्सेप्ट कर लिया, वचन दे दिया, लेकिन हमने उसे हमारा जो अभिप्राय था या उद्देश्य था उसको पूरा नहीं करने का था। नेक्स्ट आएगा कोई भी अन्य कार्य जो कि धोखा देने के लिए है, हम कोई इस तरह का कार्य कर रहे हैं जो कि हम फ्रॉड करने के लिए ही कर रहे हों। नेक्स्ट आ जाएगा कोई ऐसा कार्य या भूल जिसे राज्य नियम विशेष रूप से कपटमय घोषित करता है। उपयुक्त के अतिरिक्त कभी कभी मौन रहना भी कपट माना जाता है। जैसे कि कोई बात अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, सपोज कर लीजिए आप स्कूटी बेच रहे हैं, आपको पता है कि आपकी स्कूटी में कोई फॉल्ट है लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि क्या आपकी स्कूटी में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पता होते हुए भी आप चुप रह जाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करते या टाल जाते हैं या बात को बदल दे रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, कपट ही माना जाता है। तो ये कंडीशंस हैं, अगर इसमें से किसी भी तरीके से सहमति ली जा रही है तो क्या माना जाएगा कि सहमति कपट के माध्यम से, फ्रॉड के माध्यम से ली गई है। तो ये तो हमने समझ लिया कि कपट होता क्या है या वो सिचुएशंस या कंडीशंस कि उसके माध्यम से कपट के द्वारा सहमति ली जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि कपट के तत्व या लक्षण क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड। इसमें जो पहला हो जाएगा कि कपट का कार्य अनुबंध की किसी पक्षकार या उसकी साठगांठ से अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाना। एक्ट ऑफ फ्रॉड डन बाई एनी पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर विद हिज कन्वीनियंस और बाई हिज एजेंट। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी कपट किया जा रहा है तो जो दो पक्षकार होते हैं ना, दूसरे पक्षकार के साथ ही किया जाना चाहिए, किसी तीसरे पक्षकार के साथ नहीं। उस पक्षकार के साथ या उसके प्रतिनिधि के साथ किया जा रहा है तो ही वो कपट माना जाएगा। अगर किसी तीसरे पक्षकार या किसी और के व्यक्ति के साथ किया जाएगा तो उसे कपट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कपट का कार्य धोखा देना हो। एक्ट ऑफ फ्रॉड टू बी टू डिसीव, यानी कि कपट हम इसी उद्देश्य से कर रहे हैं, कोई बात उसे छुपा रहे हैं, किसी तरह का उसे झूठ बता रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उसे धोखा दे रहे हैं या फिर छल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दूसरे पक्षकार को क्षति होना, डैमेजेस टू अदर पार्टी। हमने कुछ ऐसा बोला है, इस तरह का कपट किया है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को किसी तरह की हानि पहुंच रही, कोई क्षति हो रही है, तो वो भी क्या होगा, कपट माना जाएगा। तो ये हो जाते हैं कपट के तत्व या फिर लक्षण। अब आते हैं कि कपट का प्रभाव क्या पड़ता है। वही पहली चीज हो जाएगी कि व्यर्थनीय अनुबंध, जो अनुबंध होगा वो वाइडेबल हो जाएगा, व्यर्थनीय हो जाएगा। किसकी इच्छा पर, दो पक्षकार होंगे, जो पक्षकार को हानि हुई है, जो पक्षकार पीड़ित होगा उसकी इच्छा पर क्या होगा, व्यर्थनीय घोषित हो जाएगा अनुबंध। नेक्स्ट आएगा अनुबंध की अभिपुष्टि, अफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसके साथ धोखा किया गया है वो चाहे तो अनुबंध को परिवर्तित करा सकता है और दूसरे पक्षकार को अनुबंध पूरा करने के लिए बाध्य भी कर सकता है। यदि ऐसा उसके हित में होगा, उसके बेनिफिट में होगा, तभी तो वो चाहेगा कि अगर उसके साथ फ्रॉड करके सहमति ली गई है, अनुबंध किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसे किसी तरह का उसमें बेनिफिट दिख रहा है अपना, तो वो चाहे तो उसे परिवर्तित करवा सकता है अनुबंध को। नेक्स्ट आ जाता है पुनः स्थापना की मांग।
डिमांड फॉर रेस्टिट्यूशन, यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार है तो वो चाहे तो जो भी संपत्ति उसने दी है तो उसे वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा क्षतिपूर्ति की मांग, क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार होगा यदि उससे किसी कपटमय तरीके से या कपट के तरीके से स्वीकृति ली गई है, उससे उसको क्षति हुई है, तो वो क्षतिपूर्ति की मांग दूसरे पक्षकार से या दोषी पक्षकार से कर सकता है। तो ये हो जाते हैं कपट के प्रभाव। नेक्स्ट जो इसमें आएगा वो हो जाता है असत्य कथन या मिथ्या वर्णन। तो इसमें क्या रहेगा, जो असत्य कथन होता है जिसे मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो वहाँ पर जो अनुबंध होता है तो अनुबंध का एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को अनुबंध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से अज्ञानतावश असत्य कथन करता है, जिसमें उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देने का न हो, तो ऐसे असत्य कथन को मिथ्या वर्णन की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जब एक पक्षकार जो होगा दूसरे पक्षकार को उसको ये बात एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो बोल रहा है वो इतना सही है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा है कि उससे दूसरे व्यक्ति को वो धोखा दे, वो अपने अज्ञानतावश उस चीज़ को कहता है, या फिर ये समझ लीजिए कि कोई छोटी बात है उसको बढ़ा चढ़ा करके कह रहा है, तो वो हो जाता है असत्य कथन या फिर मिथ्या वर्णन करना। वो जो इस तरह से जो अनुबंध किया जाएगा तो वहाँ पर भी जो पीड़ित पक्षकार होता है उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी विधियाँ क्या होती हैं, किस तरह से किया जा सकता है। तो निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्या वर्णन, इसमें ये रहता है कि अज्ञानतावश जब पक्षकार दूसरे पक्षकार से कुछ कहता है और उसको यकीन होता है कि जो वो कह रहा है वो सत्य है, तो वो हो जाता है मिथ्या वर्णन करना है निश्चयात्मक कथन द्वारा मिथ्या वर्णन। तो इसमें रहता है कि जैसे मोहन ने सोहन को अपनी मोटरसाइकिल बेची, तो मोहन ने सोहन से कहा कि मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस तरह से अनुबंध हो गया। बाद में जब जो है सोहन ने उस मोटरसाइकिल को चलाया तो उसने देखा वो 50 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर ही एवरेज दे रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो मोहन के द्वारा ये मिथ्या वर्णन माना जाएगा और ये सोहन की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट इसका आएगा कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन। इसमें क्या रहता है कि एक ऐसा कर्तव्य भंग जो धोखा देने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, लेकिन इससे एक पक्षकार को लाभ हुआ है और दूसरे को उससे किसी तरह का हानि हुई है, तो वो हो जाता है कर्तव्य भंग द्वारा। जैसे कि अगर बीमा कराने वाला व्यक्ति है वो अपनी उम्र को, अपनी एज को 30 वर्ष बता रहा है और इससे वास्तव में वो है क्या 35 वर्ष का है, तो सैम भी नहीं जानता। अक्सर जो पहले के लोग होते हैं उनकी सही डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है, तो वहाँ पर वो अगर उनको सही एग्जैक्टली नहीं पता है और वो 60 वर्ष के हैं, अपने आप 65 वर्ष बता रहे हैं, 40 वर्ष के हैं, 45 वर्ष बता रहे हैं, या कभी 45 वर्ष के 40 वर्ष बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनका उद्देश्य धोखा देना नहीं होता है, लेकिन ये कर्तव्य भंग द्वारा क्या है, मिथ्या वर्णन करना ही होगा। नेक्स्ट आ जाएगा अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन द्वारा गलती करना। ये किसी बात की पूरी तरह से, किसी विषय की पूरी तरह से पूरी सार तत्व उसकी नहीं पता हो और उसके बाद उस पर कर लिया जाए अनुबंध, तो वो हो जाता है गलती कर देना या अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन द्वारा गलती करना। तो ये हो जाते हैं मिथ्या वर्णन की विधियाँ। नेक्स्ट आ जाता है कि अब मिथ्या वर्णन के प्रभाव क्या होंगे। ये तो पता चल गया कि मिथ्या वर्णन होता क्या, सत्य कथन क्या है। अब जानते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशंस। तो इसका जो प्रभाव होगा सबसे पहले तो वही हो जाएगा कि अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाएगा, जो पीड़ित पक्षकार होगा उसकी इच्छा पर अनुबंध व्यर्थ नहीं हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अनुबंध की अभिपुष्टि, अफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध को परिवर्तनीय करा सकता है, यदि उसमें उसका किसी तरह का कोई हित हो रहा हो तब। नेक्स्ट आ जाएगा प्रत्यास्थापन की मांग, डिमांड फॉर रेस्टिट्यूशन। इसमें ये रहता है कि अगर पीड़ित पक्षकार अनुबंध को रद्द करता है और अपनी संपत्ति की जो भी कंसिडरेशन था, जो उसने दिया था संपत्ति या धन, तो उसको वापस लेने के लिए डिमांड कर सकता है। तो ये हो जाएगा जो मिथ्या वर्णन होता है उसके प्रभाव। अब नेक्स्ट आ जाता है गलती या त्रुटि, जिसे मिस्टेक कहेंगे। जो स्वतंत्र सहमति का पांचवा हमारा था कि मिस्टेक से या गलती या त्रुटि से ना ली गई हो सहमति, तो त्रुटि क्या हो जाती है, ये एक भ्रमात्मक विश्वास होता है। जब किसी अनुबंध के दोनों पक्षकारों में किसी बात के संबंध में भ्रम होता है तो वह अनुबंध गलती से प्रभावित समझा जाता है। When both the parties to a contract have illusory ideas about a particular thing of the contract is said to have been affected by mistake। यानी कि जब दोनों ही पक्षकार को क्या रहेगा, किसी बात का भ्रम होता है, तो वो अनुबंध क्या किया जाएगा, गलती से या त्रुटि से प्रभावित माना जाएगा। तो गलतियां 3 प्रकार की बताई गई हैं। तथ्य संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। नियम संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ लॉ। व्यक्ति या पक्षकार संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ पर्सन। तो जो तथ्य संबंधी गलती होती है तो इस तरह की गलती हो जाएगी कि विषय वस्तु के संबंध में जो अनुबंधित था उसकी विषय वस्तु के संबंध में सही जानकारी ना होना, तो वो हो जाता है तथ्य संबंधी गलती। नेक्स्ट आ जाता है नियम संबंधी गलती, मिस्टेक ऑफ लॉ। की जो भारतीय अनुबंध नियम है उसमें जो भारतवर्ष में कोई भी प्रचलित कानून है उसके संबंध में किसी तरह की गलती या उसके आधार पर किसी तरह की गलती पर अनुबंध को किया जा रहा है, तो अनुबंध क्या हो जाता है, व्यर्थ नहीं हो जाएगा। यानी कि किसी भी तरह के कानून को तोड़ने से रिलेटेड अगर कोई अनुबंध होता है तो वो व्यर्थ नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा पक्षकार की पहचान संबंधी गलती। इसमें यह रहता है कि आपने जिससे भी अनुबंध किया है तो जो भी आपके अधिकार होते हैं उसी से संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मोहन सोहन 2 व्यक्ति हैं, तो मोहन का
कोई व्यापार है जो कि वो सोहन को बेच रहा होता है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन है राम, जो कि मोहन को क्या करता है, माल भेजता है, गुड्स को डिलीवर करता है। तो उसको नहीं पता था कि मोहन ने अपना जो बिजनेस था वो सोहन को बेच दिया है। वो उसी तरह अपने गुड्स को क्या करता है, मोहन को भेजता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो सोहन होगा जिसने क्या व्यवसाय को खरीदा है, वो इसके लिए किसी भी तरह का उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि उससे डायरेक्टली उससे राम से कोई संबंध नहीं है। ना राम उससे कोई डिमांड कर सकता है, ना ही सोहन उसके लिए कोई भी उत्तरदायी होगा। तो यहाँ पर जो पक्षकार की पहचान संबंधी गलती होती है, तो अनुबंध अगर इस तरह का कोई बन रहा है तो वो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तो ये हो जाएंगे 3 आपके गलती के प्रकार कि किस तरह की गलती होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो इस तरह के जो गलती के प्रभाव होते हैं, अनुबंध निरस्त माना जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके वो प्रकार या वो तरीके या फिर वो तथ्य जिसके बेसिस पर अगर सहमति ली गई है तो वो सहमति क्या हो जाती है, स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी और वो अनुबंध व्यर्थनीय हो जाता है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि जो सहमति होती है उसका स्वतंत्र होना कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अनुबंध में। तो ये चैप्टर यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यायोचित पथफल एवं उद्देश्य, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो ये आप लोग की नेक्स्ट वीडियो रहेगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।